हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं दी करंट अफेयर शो का एपिसोड नंबर 61, जिसमें हम लास्ट वीक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम फिल्टर्ड एकदम सिलेक्टेड करंट इवेंट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और आपको पता ही है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दी करंट अफेयर शो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनता, इसलिए ध्यान के साथ देखा करें और हर बार की तरह नोट्स को मेंटेन करते हुए चलिएगा। आज के एपिसोड का पीडीएफ फाइल हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर देखने को मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट आज के एपिसोड का फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। डीआरडीओ ने अभ्यास लक्ष्ययान का सफल परीक्षण किया। फ्रेंड्स, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भारत के खुद की ऑर्गेनाइजेशन जो कि भारत के डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए मिसाइल हथियार वगैरह बनाता है। हाल ही में डीआरडीओ ने खुद के बनाए हुए अभ्यास नाम के एक लक्ष्ययान का सफल परीक्षण किया है। और यह सफल परीक्षण कहां से किया है, एग्जाम में पूछा जाता है। आईटीआर चांदीपुर उड़ीसा यानी कि इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो है चांदीपुर में उड़ीसा में, वहां से इसका सफल परीक्षण किया गया, याद रखिएगा। स्क्रीन के ऊपर जो आप देख रहे हैं यही है अभ्यास लक्ष्ययान। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि यह एक मिसाइल नहीं है, यह एक लक्ष्ययान है। जैसे कि इसके नाम में भी कहा हुआ है, इसका नाम है अभ्यास लक्ष्ययान का मतलब यह एक टारगेट है। यानी कि जो डीआरडीओ द्वारा मिसाइल वगैरह बनाई जाती है उनका मूल्यांकन करने के लिए, उनका सफल परीक्षण करने के लिए, उन मिसाइल का टेस्ट करने के लिए यह जो अभ्यास है ये एक रियल टारगेट के तौर पर काम करेगा, रियल टारगेट के रूप में काम करने वाला है। और इस टारगेट का सफल परीक्षण हाल ही में कर लिया गया है। देखिए फ्रेंड, जब भी कोई मिसाइल वगैरह बनाई जाती है ये कैसे चेक किया जाएगा कि इस मिसाइल की रेंज क्या है, ये मिसाइल कितनी दूर तक अपने टारगेट को उड़ा सकते हैं, कितनी दूर तक मार कर सकते हैं, इस मिसाइल का नेविगेशन सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, इस मिसाइल का रेडार सिस्टम कैसे काम कर रहा है। तो मिसाइल को टेस्ट करने के लिए एक प्रॉपर रियल टारगेट की जरूरत पड़ती है। तो ये टारगेट अभ्यास डीआरडीओ ने बना लिया है। 2-2.5 साल लग गए इसको बनाने में, फाइनली इसका सफल परीक्षण कर लिया गया है। यानी कि इसको शॉट किया जाएगा, इसको एक रियल टारगेट की तरह उड़ाया जाएगा, जैसे कि दुश्मन की कोई मिसाइल हो, ये इस तरीके से एक्ट करेगा। और जो भारत द्वारा मिसाइल बनाई गई होगी उसका सफल परीक्षण इसके ऊपर किया जाएगा, समझ गए। और इसको नाम दिया गया है हीट। हीट की फुल फॉर्म क्या है, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। नीचे देखिए, ये एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, समझ गए, जो कि एक लक्ष्ययान है, यानी कि केवल टारगेट है। नाम दिया गया है अभ्यास, कंप्लीटली मेक इन इंडिया के तहत इसको बनाया गया, डीआरडीओ ने ही इसको बनाया है, समझ गए। तो याद रखिएगा, अभ्यास का सफल परीक्षण डीआरडीओ द्वारा किया जा चुका है उड़ीसा चांदीपुर से। नेक्स्ट है आईपीएल 2022 में 2 नई टीमें शामिल। काफी टाइम से बहुत सारे लोग जानते कि आईपीएल के अंदर 2 नई टीमें शामिल की जाएंगी, शायद जो 2022 में होगा। अब तक आईपीएल के अंदर टोटल 8 टीमें पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन जो अप्रैल 2022 से आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, जो कि 15वां संस्करण 15वां एडिशन रहेगा, उसमें 2 और नई टीमें अनाउंस कर दी गई हैं। जो लोग क्रिकेट में रुचि रखते हैं ऑब्वियसली उनको इसके बारे में पता होगा, लेकिन जो लोग क्रिकेट के बारे में अवेयर नहीं है उनको इसके बारे में नहीं पता होगा। एग्जाम में गारंटीडली क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में आईपीएल के अंदर कौन सी 2 नई टीमें ऐड की गई हैं। उन टीमों का नाम है, एक का नाम है लखनऊ फ्रेंचाइजी और दूसरी टीम का नाम रहेगा अहमदाबाद। अभी एग्जैक्ट रियल नेम इन टीमों को नहीं दिया गया है, नहीं अभी इनका लोगो सामने आया है, लेकिन यह क्लियर हो चुका है कि जो 2 नई टीमें आईपीएल 2022 में खेलेंगी उसमें से एक लखनऊ टीम रहेगी, एक अहमदाबाद टीम रहेगी। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन देखते आपको टिक करके आ जाना है। आईपीएल के बारे में जानते होंगे, आईपीएल जो 2022 में होगा वो 15वां संस्करण आईपीएल का रहने वाला है। साथ ही 2 अप्रैल 2022 से ये आईपीएल शुरू हो सकता है, टेंटेटिव डेट है, भारत के अंदर ही इसको शुरू किया जाएगा। और आईपीएल में जो विनिंग प्राइज है उसको पता होगा, जीतने वाली टीम को लगभग 40 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। तो ये बेसिक सी चीज है। फिलहाल आईपीएल के अंदर 8 टीमें पार्टिसिपेट करती थी, जिसमें से एक मुंबई इंडियन, कलकत्ता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग, रॉयल चैलेंज बेंगलोर और साथ ही राजस्थान रॉयल, किंग्स 11 पंजाब, दिल्ली कैपिटल और सनराइज हैदराबाद। अब 2 नई और टीमें हो गई हैं, जिसमें से एक लखनऊ एक अहमदाबाद है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और नीलामी भी अब होने जा रही है, शायद फरवरी में हो जाएगी। नेक्स्ट है, भारत ने उड़ीसा तट से पर्ले मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अभी मैंने आपको अभ्यास बताया जो कि एक टारगेट है।
अब बात हो रही है यहां पर मिसाइल की, जिसका नाम है परले। ये परले मिसाइल डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बनाया गया, कंप्लीटली मेक इन इंडिया के तहत इसको बनाया गया, आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाया गया। परले मिसाइल मेड इन इंडिया मिसाइल है और इसका भी फाइनली डीआरडीओ ने सफल परीक्षण कर लिया है। इसका सफल परीक्षण भी आईटीआर चांदीपुर उड़ीसा से किया गया है, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग से। इस मिसाइल का सफल परीक्षण होने के बाद पता चला है इसकी जो रेंज है ये लगभग 150 से 500 किलोमीटर तक की रेंज तक ये मिसाइल अपने टारगेट को उड़ा सकती है, निस्तानाबूद कर सकती है, जहां तक मैं सही हूं। और ये मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस से मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है। सरफेस टू सरफेस से ये मिसाइल वार करेगी और लगभग 150 से 500 किलोमीटर इसकी रेंज है। इस काफी एडवांस सिस्टम इस मिसाइल के अंदर लगाया गया, यानी इसका जो नेविगेशन सिस्टम है ऑटोमेटिकली टारगेट को ये सिस्टम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं और उस टारगेट को उड़ा सकते हैं। साथ ही इसका जो नेविगेशन सिस्टम है, रडार सिस्टम है, जीपीएस सिस्टम है, वो भी काफी एडवांस इसमें रखा गया है। ये एक ठोस ईंधन वाली मिसाइल बनाई गई है डीआरडीओ के थ्रू। तो फाइनली याद रखिएगा, भारत ने उड़ीसा तट से परले मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। मिसाइल का नाम क्या है? परले मिसाइल। नेक्स्ट है, दिल्ली कैबिनेट ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है। फाइनली अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि भारत का जो पहला शिक्षक विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना कहां पे होने जा रही है, तो याद रखिएगा आंसर में आपको दिल्ली लगाकर आना है। फाइनली दिल्ली कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दिया और दिल्ली के अंदर भारत का पहला शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना होने जा रही है। इसके अंदर क्वालिटी टीचर को तैयार किया जाएगा, यानी कि आफ्टर 12th आप टीचर की ट्रेनिंग शुरू कर सकते हो, आप टीचर बनने का कोर्स शुरू कर सकते हो इस विश्वविद्यालय के अंदर, जिसमें कक्षा 12 के बाद 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम की पेशकश की जाएगी। इस कार्यक्रम में बीए प्लस बीएड, यानी कि साथ ही बैचलर डिग्री भी आपकी होगी और बैचलर ऑफ एजुकेशन भी होगी, यानी कि 4 साल में ग्रेजुएशन प्लस टीचर का जो कोर्स होता है बीएड वगैरह वो आप यहां से करके निकलोगे। साथ ही बीएससी प्लस बीएड की सुविधा है, साथ ही बीकॉम प्लस बीएड की सुविधा इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको मिलेगी, यानी कि क्वालिटी टीचर तैयार करने का काम करने वाली है ये शिक्षक विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना दिल्ली के अंदर होने जा रही है। इसको फाइनली मंजूरी मिल चुकी है, याद रखिएगा। और ये पहला विश्वविद्यालय रहेगा, पहला शिक्षक विश्वविद्यालय भारत का। नेक्स्ट है पहला गवर्नमेंट विश्वविद्यालय, शिक्षक विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2020-2021 में डिजिटल लेन देन में बैंक ऑफ बड़ौदा ने पहला स्थान हासिल किया। फ्रेंड्स, हाल ही में एनपीसीआई का मतलब होता है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके थ्रू बताया गया है कि भारत के अंदर डिजिटल लेन देन के मामले में जो नंबर 1 रैंक पर बैंक आया है वो बैंक ऑफ बड़ौदा आया है। यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा के जो कस्टमर वगैरह है उन्होंने सबसे ज्यादा डिजिटल लेन देन किया है। और जो एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये ही जो भारत के अंदर डिजिटल लेन देन होता है, डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है, यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन होता है, जिस भी तरीके से होती है, एनपीसीआई उन सभी ट्रांजैक्शन को ट्रैक करता है, वो सभी ट्रांजैक्शन एनपीसीआई के अंदर होता है। और फाइनली ये रिपोर्ट भी एनपीसीआई ने ही जारी की है कि 2020-21 वित्तीय वर्ष में सबसे ज्यादा डिजिटल लेन देन करने वाला बैंक बन गया बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 20 जुलाई 1908 में हुई थी। एग्जाम में गारंटीडली क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के कि डिजिटल लेन देन के मामले में सबसे अव्वल नंबर पर कौन सा बैंक आया है, याद रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट है हरभजन सिंह ने सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाल ही में कौन से भारतीय क्रिकेट ने सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। अगर ऑप्शन में आपको दी जाए हरभजन सिंह तो आपको हरभजन सिंह लगा के आना है, क्योंकि हाल ही में अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए हरभजन सिंह जी ने यह ऑफिशियली अनाउंसमेंट की है कि वो सभी क्रिकेट के फॉर्मेट से
संन्यास ले रहे हैं और फाइनली इन्होंने संन्यास ले लिया है। हरभजन सिंह को टर्मिनेटर के नाम से मशहूर किया गया है, यानी कि इनको इंटरनेशनली टर्मिनेटर के नाम से भी जाना जाता है, आपको पता होगा। तो हाल ही में इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, 2007 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, 2011 में जो ODI वर्ल्ड कप हुआ था, उनकी टीम के सदस्य रह चुके हैं हरभजन सिंह। और साथ ही IPL में हरभजन सिंह ने 163 मैचों में लगभग 150 विकेट दर्ज किया है। मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स और साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स में टीम में ये खेल चुके हैं हरभजन सिंह। तो याद रखिएगा, हाल ही में हरभजन सिंह ने सभी फॉर्मेट से, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट है, भारत को एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में मिला कांस्य पदक। फ्रेंड्स, हाल ही में 22 दिसंबर को एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का 6th एडिशन ढाका बांग्लादेश के अंदर समाप्त हुआ, जिसमें भारत ने पाकिस्तान की टीम को 4-5 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर लिया है। और यह भारत का एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में 5वां पदक है। इससे पहले 3 स्वर्ण पदक भारत इस फॉर्मेट में जीत चुका है और साथ ही एक रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल ऑलरेडी जीत चुका है। और यह पहला ब्रॉन्ज मेडल है भारत का एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में। आपको बताएं, इस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में जो विनर टीम रही, यानी कि जिन्होंने टाइटल जीता है, जो चैंपियन टीम रही, वो साउथ कोरिया रही है। और साथ ही फर्स्ट रनर अप जो रही है वो जापान टीम रही है। और जो 3rd नंबर पर या फिर 2nd रनर अप जो रही है वो हमारी इंडियन टीम ही रही है। ये जो चैंपियन ट्रॉफी हुआ, ये ढाका यानी कि बांग्लादेश के अंदर आयोजित किया गया, जहां पर मौलाना बसानी हॉकी स्टेडियम है, वहां पर इसको आयोजित किया गया। और ये एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का 6th एडिशन था। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए, याद रखिएगा, यह 6ठा संस्करण था, जो कि 14 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर 2021 के बीच में हुआ है। और पाकिस्तान की टीम को हराकर 4-5 से पाकिस्तान की टीम को भारत ने हराया। कड़ा मुकाबला हुआ था और तब जाके भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इस चैंपियनशिप के अंदर। तो याद रखिएगा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में चैंपियन जो रहे हैं साउथ कोरिया रही है और भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है पाकिस्तान की टीम को हराकर। ये 2-3 चीजें याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट के बारे में। इंडियन एयरफोर्स ने पंजाब में तैनात किया पहला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। फ्रेंड्स, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम काफी टाइम से सुर्खियों में है, क्योंकि अपने आप में बहुत जबरदस्त डिफेंस सिस्टम माना जाता है। कुछ टाइम पहले भारत ने रूस के साथ समझौता किया था, जिसके तहत पूरा 35,000 करोड़ का ये एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था रूस को, भारत की तरफ से, कि रूस भारत को 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम देगा, जिसमें से भारत ने अपना पहला S-400 डिफेंस सिस्टम पंजाब के अंदर तैनात कर दिया है। फ्रेंड्स, अपने आप में बहुत ही खतरनाक टेक्नोलॉजी ये रहने वाली है, क्योंकि ये एक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी हम इसको कह सकते हैं। यानी कि अगर दुश्मनों की तरफ से भारत के अंदर कोई अटैक किया जा रहा है, दुश्मन की तरफ से भारत के ऊपर कोई मिसाइल द्वारा अटैक किया गया या फिर परमाणु मिसाइल द्वारा अटैक किया गया है, तो ये जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, ये इसको ऑटो डिटेक्ट कर लेगा और 400 किलोमीटर की दूरी से ही दुश्मन के विमान और क्रूज मिसाइल को नाकाम करने की अक्षमता रखता है ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया, बहुत ही एडवांस रडार, नेविगेशन, GPS सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल किए गए हैं, क्योंकि ये दुश्मन के किसी भी हमले को 400 किलोमीटर के दायरे में ही मतलब परख लेता है, उसको डिटेक्ट कर लेता है और ऑटोमेटिक इसके थ्रू मिसाइल लॉन्च की जाती है, जहां पर हवा में ही उसको 400 किलोमीटर दूरी पर ही ये डिफेंस सिस्टम खत्म कर सकता है। ऑलरेडी चाइना ने 2018 में रूस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और चाइना ने ऑलरेडी 2018-19 में चाइना के अंदर इस डिफेंस सिस्टम को तैनात कर रखा है। अब फाइनली भारत ने अपना पहला जो S-400 डिफेंस सिस्टम है वो पंजाब में तैनात कर दिया। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट के बारे में। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, Z+ कैटेगरी की सुरक्षा में तैनात होंगी महिला कमांडो। आपने हमेशा Z+ सिक्योरिटी के बारे में बहुत ज्यादा सुना होगा, मूवीज वगैरह में आपने सुना होगा, न्यूज वगैरह में आपने सुना होगा कि मुख्यमंत्री या फिर जो VVIP होते हैं या फिर प्रधानमंत्री होती है या फिर केंद्रीय मंत्री होती है, उनको Z+ सिक्योरिटी स्पेशली दी जाती है।
तो फाइनली केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि जो Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी होती है, अब तक Z+ सिक्योरिटी में केवल पुरुष सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाते थे, लेकिन अब से Z+ सिक्योरिटी में महिला सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, भारत के अंदर स्पेशली 4 बड़ी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है वीवीआईपीज को, जिसमें से एक होती है हमारी X कैटेगरी की, एक Y कैटेगरी, एक Z कैटेगरी, और जो सबसे बड़ी सिक्योरिटी होती है वो Z+ सिक्योरिटी होती है। यानी कि जो वीवीआईपी हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के अधिकारी हैं, या फिर बड़े बड़े राजनेता है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, बड़े न्यायाधीश हैं, उनके लिए तैनात की जाती है Z+ सिक्योरिटी। इसमें क्या होता है, लगभग 36 सिक्योरिटी गार्ड इसमें तैनात किए जाते हैं स्पेशल, जो कि सीआरपीएफ के कमांडोज होते हैं या फिर दिल्ली पुलिस के कमांडोज होते हैं। साथ ही 10 एनएसजी कमांडोज को तैनात किया जाता है, और साथ ही ये सभी जो कमांडोज होते हैं इनके पास एडवांस लेवल के हथियार होते हैं, मशीन गन वगैरह होती हैं, और साथ ही ये बिना हथियार के भी लड़ सकते हैं, यानी कि मार्शल आर्ट वगैरह इनको अच्छे से आता है। तो ये एक बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी है Z+ सिक्योरिटी। देखिए यहां पर प्रशिक्षित सीआरपीएफ महिला कमांडोज की पहली टुकड़ी को जल्द ही गृह मंत्री, यानी कि सीआरपीएफ के जो कमांडोज हैं, यानी कि जो ट्रेंड हो चुकी है महिला, उनकी पहली टुकड़ी गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा और उच्च जोखिम वाली अन्य हस्तियों के साथ तैनात किया जाएगा। तो भाई याद रखिएगा, अब Z+ सिक्योरिटी में महिला कमांडो भी तैनात की जाएंगी। तो सिक्योरिटी का नाम पूछा जा सकता है Z+ सिक्योरिटी। नेक्स्ट है 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। सबसे पहले यहां पर ध्यान से देखिए, बात हो रही है नेशनल मैथमेटिक्स डे की, ना कि अंतरराष्ट्रीय। राष्ट्रीय मैथमेटिक्स डे, राष्ट्रीय गणित दिवस हर साल 22 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार भी 22 दिसंबर को ही मनाया गया। यह दिवस क्यों मनाया जाता है आपको पता है, इंडिया के बहुत बड़े मैथमेटिशियन यानी कि बहुत बड़े गणितज्ञ थे, जिनका नाम था, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, श्रीनिवास रामानुजन। इनको समर्पित रहता है 22 दिसंबर का दिन, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे और मैथ्स के अंदर इन्होंने महारत हासिल कर रखा था एक तरीके से। तो भाई रामानुजन जो है, श्रीनिवास रामानुजन, इनका जो जन्म हुआ था वो 22 दिसंबर 1887 को ही हुआ था। इसलिए 22 दिसंबर को उनकी जयंती भी होती है, उनका बर्थडे होता है, इसलिए 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों के अंदर मैथ्स के प्रति, गणित के प्रति रुचि जागरूक करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। क्लियर है? तो बस इतना ही है, याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। और एक वर्ल्ड मैथ्स डे भी होता है, जो कि दुनिया भर के अंदर हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड मैथ्स डे 23 मार्च को मनाया जाता है, और भारत के अंदर नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट है 22 दिसंबर को विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, बात हो रही है इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे के बारे में, ठीक है, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय, जो कि हर साल 22 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है एकता को चिन्हित करना और साथ ही एकजुटता का महत्व लोगों को समझाने के लिए, एकजुटता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 22 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है कि भाई एकता में ताकत होती है, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और बस एकता को प्रमोट किया जाता है। इसका कोई भी स्पेशली थीम नहीं होता, हर साल एक ही इसका थीम रहता है, यानी कि एक ही उद्देश्य होता है इस साल को मनाने का। द डे फोकस ऑन प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ कोऑपरेशन, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज। क्लियर है? समझ गए? सॉलिडेरिटी डे मनाया जाता है 20 दिसंबर को विश्व भर के अंदर। बात करते हैं लास्ट करंट इवेंट के बारे में, जो कि महत्वपूर्ण दिवस से रिलेटेड है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। स्पेशली ये दिवस भारत के अंदर मनाया जाता है नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, यानी कि हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है, जो उपभोक्ता है
उनके अधिकारों और उनकी जिम्मेदारियों को याद दिलाने के लिए, उनकी जिम्मेदारियों के प्रति उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है भारत के अंदर हर साल 24 दिसंबर को, कि एक उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार है, एक उपभोक्ता की क्या क्या जिम्मेदारी है, उनके प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। इस दिवस को हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। हर साल इस दिवस का एक पर्टिकुलर थीम होता है। इस बार का थीम था, ये देखिए, कंज्यूमर नो योर राइट, कंज्यूमर नो योर राइट, इस बार इसका थीम था, याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट इंपॉर्टेंट करंट इवेंट। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और हाँ, पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम का लिंक, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और वे टू सक्सेस की लास्ट 12 मंथ की करंट अफेयर की बुक इंग्लिश और हिंदी दोनों ही एडिशन में अवेलेबल है, परचेज करके प्रिपरेशन शुरू कर दीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है। बाकी टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन हो जाइएगा ग्रुप के अंदर, इंस्टाग्राम के ऊपर आप फॉलो कर लीजिएगा, सोनू हेलाउस के नाम से मिल जाऊंगा। और चैनल को तो आप सब्सक्राइब करना भूलोगे ही नहीं, मुझे पता है, और दोस्तों को भी बोलिएगा यार सब्सक्राइब करने के लिए, कि बेस्ट करंट अफेयर्स हो एवरी संडे शाम 5 बजे वे टू सक्सेस चैनल के ऊपर आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। फिर से बोल रहा हूं, पसंद आया लाइक करिए, दोस्तों यार शेयर करिएगा। और बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके आ रही हैं, जैसे कि हर महीने एसएससी की वैकेंसी निकलेंगी और हर महीने एग्जाम भी होगा, तो बने रहिए, करंट अफेयर शो को मिस मत करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।